हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। यू आर वाचिंग जागृति ऑनलाइन लर्निंग ऐप। और अपना जो 12th क्लास का केमिस्ट्री में जो टॉपिक चल रहा था वो पैकिंग एफिशिएंसी अपन ने लास्ट प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर लिया था। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लिए थे। और अब जो है एक नया क्वेश्चंस अपन उसके आगे अपन करते हैं, ताकि और भी किसी टाइप का क्वेश्चन जैसे टेढ़ा मेढ़ा भी क्वेश्चन बनता है उसको आप कैसे सॉल्व करें। तो उसके लिए अपन आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। ये क्वेश्चंस यहाँ दे रखा है। फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल लैटिस। फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस इफ कैपिटल A पार्टिकल are present at the corner and capital B particle present at the center of face except two face and capital C particle are present at the center of cube। ये क्वेश्चन अपने पास दे रखा है, क्वेश्चन को समझा देते हैं ताकि कन्फ्यूजन नहीं रहे कौन कहाँ पे है कौन कहाँ नहीं है। ये वापस शेप की तरफ आते हैं अपन, और ये एक शेप अपन बना रहे हैं। ये शेप अपन ने बना दिया। अब इसमें अपन कह रहे हैं कि जो पार्टिकल्स जो अवेलेबल है वो कौन कौन है। ए बी और सी से मिलके एक लैटिस बना हुआ है, और इसने बोला है कैपिटल A पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। तो अपन कहते हैं यहाँ जो है इस वाले कॉर्नर्स पे ओनली कौन सा पार्टिकल्स अवेलेबल है, A कैपिटल A। ये सारे कॉर्नर्स और कॉर्नर कितने हैं 8, तो यहाँ कैपिटल A मान लेते हैं। कैपिटल B जो है B पार्टिकल आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ फेस एक्सेप्ट टू फेस। इसने बोला कि जो B वाला जो पार्टिकल्स है वो फेस के सेंटर पे है, लेकिन 2 फेस को छोड़ के। तो अपन कहते हैं 4 फेस पे ही अवेलेबल है। एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया। तो ये 4 फेस अपन मान लेते हैं। और थर्ड जो है इसने बोला है कि जो C पार्टिकल्स अवेलेबल है, ये C का नंबर ले लेते हैं। C पार्टिकल्स जो अवेलेबल है वो सेंटर ऑफ क्यूब लिखा हुआ है। तो ये मैं एक क्यूब का सेंटर यहाँ मान रहा हूँ। अब आपको पूछेंगे इसका फॉर्मूला क्या होगा, लैटिस का फॉर्मूला क्या है। तो आते हैं सॉल्व करने के लिए यहाँ पे। अच्छा बताओ, कॉर्नर्स पे अगर अपन करते हैं तो क्या आंसर आना चाहिए। कॉर्नर्स का लेते हैं, तो देखो कॉर्नर्स पे देखते हैं। कॉर्नर पे आ गया अपने पास 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1। ये कॉर्नर्स पे कौन था, A। B वाला जो है वो कहाँ पे है, सेंटर ऑफ फेस। तो अपन यहाँ सिर्फ फेस ही लिखते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए। और फेस पे कितने होता है पार्टिकल्स का, कितना पार्ट आता है 1/2, लेकिन 4 पे ही है ये, तो ये आ गया 2। और यहाँ C वाला जो है वो कहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ अपन लिख रहे हैं कि सेंटर ऑफ क्यूब। तो यहाँ मैं क्यूब लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कहाँ पे है। क्यूब का सेंटर तो एक ही होता है, तो आपको एक ही लिखना है डायरेक्ट। तो अपने पास जो रेशियो आ रहा है वो A का 1 रेशियो, B का 2 रेशियो और C का 1 रेशियो। तो फॉर्मूला भी ऐसी तरीके से बनाना, A1 B2 C1। ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, या आपको ये भी लिख सकते हैं AB2C। ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। इस टाइप से आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे सकते हैं और इसको सॉल्यूशन ऐसे करके आपको बताना है। तो ये टॉपिक और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपन ने बताए। पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में भी बता दिया। ये टॉपिक भी हो गया अपना
और किस टाइप से जो यूनिट सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं, उनको अपन को कैसे सॉल्व करना है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कहाँ कहाँ हो सकता है, कहाँ पे नहीं होता है, उनको सॉल्व करने का तरीका अपन ने समझा दिया। अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और नेक्स्ट टॉपिक में जो अपन टॉपिक करेंगे वो है अपना क्रिस्टल डेंसिटी। को भाई आपके पास सॉलिड तो है, जैसे मेरे पास मार्कर है, लेकिन मार्कर की डेंसिटी कितनी है, वो डेंसिटी करने के लिए अपन क्या करते हैं, वैसे ही अपन यहाँ क्रिस्टल की डेंसिटी या यूनिट सेल की डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और करने के लिए आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये रहा आपके सामने टॉपिक, और टॉपिक का नाम हो गया क्रिस्टल डेंसिटी। क्रिस्टल डेंसिटी, और शॉर्ट में अगर लिखना है तो आप लिख दो CD। क्रिस्टल डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करना है, ये इसका पहले अपन फॉर्मूला डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ मास ऑफ यूनिट सेल and volume of यूनिट सेल। एक रेशियो है मास और वॉल्यूम से रिगार्डिंग। तो अपन को, मेरे को अगर इसका डेंसिटी पता करना है तो इसका मास मेरे को मालूम होना चाहिए, और इसका क्या चीज़ मालूम होना चाहिए, वॉल्यूम। अगर मास और वॉल्यूम दोनों आएंगे आपके पास तो आप उसका क्या निकाल सकते हो, डेंसिटी। चाहे अगर आप यूनिट सेल की डेंसिटी निकाल देते हैं, वही उस क्रिस्टल की भी डेंसिटी होगी। ऐसा नहीं है यूनिट सेल की डेंसिटी अलग आएगी और क्रिस्टल लैटिस की डेंसिटी अलग आएगी, ऐसा नहीं है। आपको क्रिस्टल लैटिस की डेंसिटी निकालनी है तो यूनिट सेल की अगर निकालोगे, क्योंकि यूनिट सेल से मिलके ही क्या बनता है, पूरा क्रिस्टल बनता है, इसलिए आप क्रिस्टल की डेंसिटी निकालो चाहे यूनिट सेल की डेंसिटी निकालो, दोनों एक ही चीज़ है। तो अपन आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए अपन लिख देते हैं क्रिस्टल डेंसिटी इक्वल टू, क्रिस्टल डेंसिटी इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे, मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल, या मास ऑफ क्रिस्टल भी लिख सकते हो, लेकिन अपॉन में जो लिखना है वो क्या लिखना है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इन दोनों का जो रेशियो आएगा उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टल डेंसिटी। तो इन दोनों का रेशियो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ यूनिट सेल एंड द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है। या इसकी जगह अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहे तो एक और फॉर्मूला बता देता हूँ, मास ऑफ क्रिस्टल लैटिस अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो। तो CD इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल कैसे कैलकुलेट करना है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है अपने पास, यूनिट सेल का मास कैलकुलेट करना। मास कैलकुलेट करने के लिए वापस अपन एक यूनिट सेल के डायग्राम की तरफ आते हैं। यहाँ 3D डायग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा समझा के अपन बता रहे हैं ताकि इसमें आपके कुछ डाउट नहीं रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं रहे, कुछ भी डाउट नहीं रहे। मैंने कहा ये मान लो यूनिट सेल है। अब यूनिट सेल के अंदर क्या हो सकते हैं, पार्टिकल्स, या यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे भी हो सकते हैं। और अपन एक मान लेते हैं कि ये जो पार्टिकल्स है, ये अपन कह रहे हैं इसके अंदर एक पार्टिकल यहाँ पर है, सेम शेप का आ गया, ये एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल इधर है। अपन मान ले यूनिट सेल के अंदर 2 पार्टिकल्स है, मतलब 2 पार्टिकल्स है और दोनों का मास कैलकुलेट करना है। अपन को मालूम है जब 1 मोल कोई क्रिस्टल होता है, क्या होता है, 1 मोल क्रिस्टल का जो मास होता है, मास कितना होता है, कैपिटल M। और कैपिटल M को अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल M इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे, मोलर मास। 1 मोल कोई भी आप क्रिस्टल लो, चाहे NaCl का लो, चाहे KCl का लो, चाहे ग्लूकोज का लो, चाहे किसी का भी लो,
लेकिन 1 मोल क्रिस्टल का जो मास होता है वो किसके इक्वल होता है, मोलर मास। और अपन ने जो 11th में चीज़ पढ़ा हुआ है, नहीं भी पढ़ा है तो वापस पढ़ लेते हैं, क्योंकि अपन ने कहा है कि भाई यहाँ मोलर मास जो होता है वो कितने सारे पार्टिकल्स का मास होता है, एवोगैड्रो नंबर का मास होता है। तो 1 मोल के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो होते हैं एवोगैड्रो नंबर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं Na से। तो आपको ये चीज़ क्लियर करनी है सबसे पहले, कोई भी 1 मोल सब्सटेंस लो, उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स वर्ड का मतलब एटम, मॉलिक्यूल, आयन कुछ भी हो सकता है। ऐसा फिक्स नहीं रखना दिमाग के अंदर सिर्फ एटम ही होगा, ऐसा नहीं है। एटम, मॉलिक्यूल और आयंस कुछ भी हो सकता है। Na पार्टिकल्स का जो मास है वो किसके बराबर होता है, मोलर मास के बराबर। तो मेरे को बताओ एक पार्टिकल का मास कितना होगा और Na की वैल्यू कितनी होती है। तो Na की जो वैल्यू होती है वो याद रखनी है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इतने सारे पार्टिकल्स हैं, और इतने सारे पार्टिकल्स का जो मास है वो किसके बराबर है, यहाँ पे मोलर मास के बराबर है। अपन ये लिख सकते हैं जब Na पार्टिकल्स का मास है वो किसके बराबर है, m मोलर मास के बराबर है। तो एक पार्टिकल का मास कितना होगा, तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल M अपॉन Na। लिख सकते हैं भाई एक पार्टिकल का मास आया। अभी अपन कहते हैं यूनिट सेल के अंदर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। एक पार्टिकल का मास मेरे पास आ गया और वो कितना आया, कैपिटल M अपॉन Na एक पार्टिकल का आया। जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ यूनिट सेल। अब मास ऑफ यूनिट सेल में तो 2 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी तो हो सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए इसको जो यहाँ बता रहा हूँ Z इंटू कैपिटल M अपॉन Na, ये आ गया अपने यूनिट सेल का मास। क्योंकि ये अपन ने सिर्फ एक गोले का या एक स्फीयर या एक पार्टिकल का जो मास निकाला है वो आया था कैपिटल M अपॉन Na। लेकिन मैंने कहा पार्टिकल्स 2, 3, 4, 5, 10, 15 कुछ भी हो सकते हैं। तो क्यूब के अंदर इतने सारे पार्टिकल्स होंगे तो उनका सबका मास तो लेना ही पड़ेगा ना। क्यूब के अंदर का मतलब यूनिट सेल के अंदर जो भी होंगे उन सब का मास कितना हो गया, Z इंटू कैपिटल M। Z की वैल्यू अब कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है किस टाइप का आपने यूनिट सेल लिया है। तो Z इंटू कैपिटल M अपॉन Na, ये आ गया मास ऑफ यूनिट सेल। अब यहाँ लिखा हुआ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और यूनिट सेल क्यूबिक होती है। अब एक क्यूब का वॉल्यूम कैसे लेना अपन को, तो लिख देते हैं यहाँ पे क्यूब का वॉल्यूम जो होता है वो कितना आ गया, A क्यूब। और ये बन गया फॉर्मूला CD का। इस फॉर्मूले का जो अप्लाई करेंगे तो अपन को आंसर मिलेगा। और मिलेगा कैसे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे तब। तो यहाँ Z क्या है, कैपिटल M क्या है, Na क्या है, A क्यूब क्या है, ये सारी चीज़ें अपन लिख देते हैं ताकि बार बार कंफ्यूजन ना रहे। तो लिखते हैं अपन यहाँ पे, अपन ने कैपिटल M तो लिख ही दिया है, कैपिटल M यहाँ लिख दिया मैंने। अब मेरे को लिखना है Z। तो Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन UC। UC का मतलब होता है यूनिट सेल, और A क्यूब जो है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल या क्यूब या UC। हो गया भाई। Na जो है इसको अपन लिखते हैं एवोगैड्रो नंबर, और ये नंबर जो है वो फिक्स होते हैं जो आपको मैंने वहाँ लिख दिए हैं 6.022 इंटू 10⁻23। अब इस फॉर्मूले के अंदर सारे वैल्यूज़ मैंने बता दिए। मोलर मास, Z क्या होता है, A क्या होता है, A होता है एज लेंथ, और A का क्यूब करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, और Na क्या होता है एवोगैड्रो नंबर। अब इससे रिलेटेड अपन को करना है क्वेश्चन। तो आते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन देते हैं आपको, ट्राई करो।
क्वेश्चन ये लिखा हुआ अपने टॉपिक में, ये लिखा हुआ है सिल्वर इज क्रिस्टलाइज विथ सिल्वर इज क्रिस्टलाइज विथ FCC crystal lattice if the age length of unit cell is 4 angstrom, then calculate crystal density. Then calculate crystal डेंसिटी। ये आपको निकालना है। क्रिस्टल डेंसिटी सिल्वर है और क्वेश्चन के अंदर ही एजी का जो मास है, मोलर मास 108 ग्राम पर मोल गिवन है। ये आपको क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपन को सारी चीज़ें दे दी है, करना क्या है वो आपको सोचना है कैसे इसका सॉल्व करना है। CD का एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको। CD इक्वल टू क्या लिखा था, CD इक्वल टू Z इंटू कैपिटल M अपॉन NA इंटू A क्यूब। ये सारी चीज़ें आपके पास आनी चाहिए। और एक चीज़ मैं नई चीज़ यहाँ बता रहा हूँ, क्रिस्टल डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो या तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो सकता है। तो आपको जो यूनिट को ध्यान में रखते हुए यूनिट को ध्यान रखना है, उसके बेस पे आपको आंसर निकालना है। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आंसर निकालना। तो कैसे करना है, अपन यहाँ सारी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। Z की वैल्यू FCC के लिए होती है 4, हो गया भाई 4। अब अपने पास कैपिटल M जो है वो इसका गिवन है, वो कितना है 108। ये क्वेश्चन में ही दे रखा है 108 सिल्वर का एटॉमिक मास। और यहाँ आपको जो है Na की वैल्यू, देखो Na की वैल्यू वैसे तो होती है 6.022 इंटू, लेकिन ये कटता नहीं है वैल्यू, इतना बड़ा वैल्यू है तो कटती नहीं है। तो अपन एक राउंड फिगर से वैल्यू यहाँ नोट कर लेते हैं 6 इंटू 10⁻23। और इसके बाद A पे आते हैं, A क्यूब पे आते हैं या A पे आते हैं 4 एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम को अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 10⁻⁻8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 10⁻⁻8 लगाया है और ये आ गया मेरे पास आंसर सेंटीमीटर में। एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में चेंज किया। अब ये सारी वैल्यूज़ को इधर पुट करते हैं और करने के बाद अपन आंसर निकालते हैं। तो 4 तो रख ही दिया यहाँ पे क्योंकि ये FCC दिया था। और इसके बाद 108 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, मोलर मास ये रहा। और Na जो है वो इसको राउंड फिगर से मैंने माना है क्योंकि 0.22 को कहाँ जाके अपन काटाकुटी करेंगे जाके, और फिर आ जाता है A क्यूब पे। और A क्यूब मेरे को ये लेना है 4 इंटू 10⁻⁻8, लेकिन इस पूरे का क्यूब करना पड़ेगा, क्यूब। तो भैया सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आता है देखते हैं, फिर देखते हैं क्या होना चाहिए। तो लिख देते हैं 4 इंटू 108 अपॉन 6 इंटू 10⁻23 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻24। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि इसका क्यूब करना और 8 का भी क्यूब करना है। ऐसा नहीं करना 8 का क्यूब करते तो 8 इंटू 8 इंटू 8 करना है। 8 के क्यूब में हमेशा पावर्स मल्टीप्लाई में ऐड होती है, पावर्स ऐड होती है। ऐसा नहीं सबको ऐड कर दो आप, पावर्स ऐड होती है। इसके बेस पे मैंने 24 लिखा है। और जब इसको सॉल्व करेंगे, कट करेंगे, 4 से 4 कैंसल, और 4 की टेबल में ये भी जाएगा 27 टाइम्स।
और अपन इसको भी काट सकते हैं 3 की टेबल से, 3 9 जा और 3 2 जा भी कर सकते हैं। अब देखो -10 24 में से 33 ये पॉजिटिव लेस करो तो -1 बचेगा, और -1 को ऊपर ही भेज दो इससे अच्छा। तो ये जो इसका आंसर है ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके बाद में ये ब्रैकेट कर देता हूँ यहाँ से आपको, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। उस वैल्यू को इधर रख रहा हूँ, 9 आया और 9 के नीचे 10 की पावर -1 बची, उसको ऊपर ही लेके आ गया मैं। -1 नीचे क्यों करेगा, गड़बड़ करेगा ये। फिर बचा मेरे पास एक तो 2 और एक बचा मेरे पास 4, तो ये 2 ले लिया और एक 4 ले लिया। तो अब सॉल्व करना है, तो ये काटा इसको 5 टाइम्स 9 × 5 40